अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, कुछ बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसम की। ओवरऑल जिस तरीके से सिचुएशन थी, ओवरऑल जिस तरीके से मौसम जा रहा था, बेतहाशा गर्मी थी और इस गर्मी में लोग परेशान थे कि हब्स जो है वो कैसे कम होगा, गर्मी का ज़ोर जो है वो कैसे टूटेगा। बहरहाल गर्मी का ज़ोर टूट गया और कल से आप देखिए कि कराची का जो मौसम है वो बहुत ज़बरदस्त है। कराची का जो मौसम है वो इस तरह का हो गया है कि जब मैं अभी ऑफिस से आ रही थी तब भी रास्ते में जो है बहुत बूंदाबांदी थी और ये बूंदाबांदी एहसास दिला रही थी अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की बरकत का, और अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल कर रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम लोग अपने घरों में जिन सहूलतों के साथ रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सहूलतों से महरूम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में एसी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में जो है वो कोई छाँव का बंदोबस्त भी नहीं है, जिनके सहनों में धूप तेज़ आती है, जिनके कमरों में तेज़ गर्मी जाती है। उन लोगों के लिए कितनी आसानी होगी। मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा किया और अल्लाह आगे भी ऐसा मौसम रखे। और बारिश जो होती है एक रहमत की तरह होती है। तो कल शहर कायद में ये बारिश हुई, ये बूंदें बरसीं और उसके बाद जब ये बूंदें बरसीं तो आप देखें कि लोग जो है उनके चेहरों पर खुशी आ गई। लोग जो है वो खुशी से सरशार थे कि कम अज़ कम जो मौसम है वो एटलीस्ट बेहतर हो गया और लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और इस हवाले से आगे भी चल के सिचुएशन जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अच्छा जी, अब कुछ मौसम का जो हाल है वो जान लेते हैं और मौसम के बारे में बताते हैं आपको कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। सो हेयर वी गो नाउ। आपको बताते हैं कि आज दिन भर का कैसा मौसम रहेगा। 11 बजे किस तरह का मौसम रहेगा, 12 बजे जो है वो किस तरह का मौसम रहेगा और फिर 1 बजे मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। तो इस हवाले से जो है वो हम आपको बताते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद जो है वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि मौसम कैसा रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो गोल्ड प्राइस हैं वो क्या हैं। तो गोल्ड प्राइस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान में जो सोने की कीमत है उसमें इजाफा जारी है। अच्छा, मुल्क भर में सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 13,000 जो है वो 13,000 के करीब है रुपए से बढ़कर 3,56,000 रुपये हो गई है। और एसोसिएशन का बताना है कि 10 ग्राम सोने का भाव जो है वो भी इजाफा हो गया है, उसमें 1144 रुपये और वो 3,05,212 रुपये का हो गया है। तो ये तो है जी सोने की कीमत। और इस हवाले से जो है वो आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जी ये जो मरकज़ी रोहित लाल कमेटी है, इस हवाले से जो है हमारे पास ये ख़बर है जो कि हमने आपसे एक दिन पहले भी जो है ये ख़बर शेयर की थी और आपको बताया था कि ओवरऑल जो इस हवाले से सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, जिस तरीके से मुहर्रमुल हराम के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो तरतीब दी गई है। तो उस हवाले से जो है मैंने आपके साथ में ये शेयर की ख़बर। अच्छा जी, अब इस खबर के मुताबिक जो है अब क्योंकि आज यकुम मुहर्रम है तो यौम आशूर जो है वो 6 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि आइंदा 48 घंटे में मुल्क भर में बारिशों का जो मुमकिना सैलाब है उसका ख़तरा है और NDMA ने जो है इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध और पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, अंदेशा है। मानसून बारिशों के पेश नज़र नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नया मौसमियाती अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मुमकिना सैलाब का इम्कान है। सिंध पंजाब के शहरी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में भी सैलाब का जो है वो ख़तरा है। अच्छा जी, अभी आपको बताते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है। तो उनका कहना है कि मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना हमारे इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए हिजरी साल के आगाज़ पर अपने पैगाम में कहा है कि मुहर्रमुल हराम का जो मुक़द्दस महीना है वो हमारे इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अल्लाह ताला आइंदा साल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन व इस्तेहकाम का साल बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कौमी वहदत और अख़ुवत की रविश अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार हमारे रियासती और कौमी इदारों को मज़ीद मजबूत और अवामी खिदमत का हकीकी नमूना बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुदाए ज़ुल जलाल के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि हिजरी साल हम सब के लिए बाइसे रहमत हो।
अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है एक रिसर्च शेयर करते हैं। और ये रिसर्च जो है कुछ इस तरीके से है कि कॉफ़ी जो है वो ख़वातीन की उम्र में जो है वो इजाफ़ा कर सकती है। और ये इस तरह की रिसर्च है। दुनिया भर में हुए हालिया मुतालियात से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में ये बात सामने आई है कि मुतदिल मिकदार 3 से 4 कप रोज़ाना कॉफ़ी पीने से ख़वातीन की उम्र में इजाफ़ा और सेहत बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये जो है माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि कॉफ़ी पीने से खुसूसन दरमियानी उम्र की ख़वातीन में सेहतमंद तवील ज़िंदगी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। पहली तहकीक जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है जो कि 30 साल पर मुहित है। इसमें 47,000 से ज़्यादा ख़वातीन जो है 45 से 60 साल की जो उम्र की ख़वातीन है उनके ऊपर तहकीक की गई है, जिसमें 3,700 सेहतमंद ख़वातीन की जो है वो निशानदेही हुई है। रोज़ाना 2 से 4 कप कॉफ़ी पीने वाली ख़वातीन के सेहतमंद बुढ़ापे के इम्कानात में 2 से 5% इजाफा हुआ। सिर्फ कैफ़ीन ही नहीं बल्कि कॉफ़ी में मौजूद दिमागी जो आपका फंक्शन है वो बेहतर किया और शुगर और दिल की जो बीमारियां होती हैं उनका ख़तरा जो है वो भी कम हुआ। अच्छा, उसके अलावा जो है मुतालियात का तज्ज़िया भी ये ज़ाहिर करता है कि मुतदिल कॉफ़ी पीने और औसतन 1.5 साल सेहतमंद ज़िंदगी में इजाफा हो। तकरीबन 85 साल जो है आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजर सकती है 85 साल तक। ये दिल की बीमारी, कैंसर, सांस, ज़ियादतीज़ और दिमागी बीमारियों से मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 कप रोज़ाना जो है आपकी उम्र में जो है वो इजाफ़ा होता है, 1 से 2 साल इजाफ़ा होता है 3 कप रोज़ाना अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो। जिगर की सेहत, दिमागी तेज़ी, मूड में बेहतरी और डिप्रेशन के ख़तरे में भी जो है वो कमी नोट की गई है। तो ये तो है जी कॉफ़ी जो मैंने आपके साथ में जिसके जो फैक्ट्स थे वो शेयर किए। अब शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो शहर कायद का जो मौसम है वो बहुत बेहतर हो गया है और मौसम की क्या सूरत हाल है इसकी अपडेट्स लेते हैं हमारी जो करस्पॉन्डेंट हैं रमशा से। उनसे जानते हैं। रमशा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और मौसम का कैसा हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त साहिल पर मौजूद हूँ और मौसम बड़ा ही खुशगवार हो गया है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त सीवीओ पर मौजूद है। और रात गए जो है अचानक से शहरियों को सरप्राइज़ मिला है कि इम्कानात इस तरह के नहीं थे जिस तरह से जो है बारिश होगी, और अचानक से गरज चमक के साथ तकरीबन शहर के तमाम इलाकों में बारिश हुई और उसके बाद जो है मौसम खुशगवार हो चुका है। और महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुनाई है कि इतवार तक वक्फे से जो है शहर में इसी तरह से बारिश जारी रहेगी और शहरी जो है वो बारिश का मज़ा ले सकेंगे। अभी कुछ ही देर पहले भी क्लिफ्टन में यहाँ पर जो है वो बारिश हुई, बड़ा मौसम अच्छा हो चुका है और शहरियों की जो है बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मज़े के खाने खाए जा रहे हैं, गोलगप्पे एंजॉय किए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ ऊँट की सवारी भी की जा रही है, घुड़सवारी भी की जा रही है। मौसम इस वक्त सुहाना है। दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री है और आज इम्कानात भी यही है कि दर्जा हरारत यही रहेगा। रात के औकात में तेज़ बारिश, जबकि कल भी तेज़ बारिश का इम्कान है और मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार होगा। हवाएं भी चल रही हैं और मौसम बड़ा ही दिलफरेब हो चुका है इस वक्त। चलिए जी, हवाएं भी चल रही हैं और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और लोगों के लिए बड़ा एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट है कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया। रमशा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे करस्पॉन्डेंट ने, सीनियर करस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन किया है, आजिज़ भाई ने। आजिज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल दुआएं, आप ठीक हैं? अच्छा जी, आजिज़ भाई ये बताएं क्या चल रहा है ओवरऑल सियासत में? हाँ, हमारे 10-12 दिन 15 दिन सियासत में ही गुजरे जी बिल्कुल, चूँकि वो सिंध असेंबली का बजट सेशन जारी था। आपने देखा मॉर्निंग शो में नहीं थे हाजिर, जी बिल्कुल, रिपोर्टिंग में नहीं थे, सिर्फ एक ही रिपोर्टिंग हो रही थी असेंबली की और उसमें चूँकि अच्छा ये बताइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को बजट के हक में वोट डालने की हिदायत जारी की गई है, तो इसके अलावा ये जो इजलास है ये इसकी क्या सूरत हाल है? ये कब है इजलास? हो गया इजलास कल जो है। परसों सिंध असेंबली का जो बजट था, सूबाई बजट हमारा, वो मंजूर हो गया और कल कौमी असेंबली से भी बजट जो है वो मंजूर हो गया। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, क्योंकि आपने देखा कि जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद एक टेंशन चल रही थी। पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स थे, असेंबली के जो अरकान थे, वो मुसलसल बजट के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी बजट में वोट नहीं देगी। खुद वज़ीर आला सिंध ने यहाँ कराची में कहा था कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पीपल्स पार्टी वोट नहीं करेगी। तो एक बड़ी खबर बन रही थी कि शायद अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करेगी तो बजट ही मंजूर नहीं होगा, लाज़मी है।
जी, जी। क्योंकि दो बड़ी जमातें हैं जिसकी वजह से इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है। जी। तो चूंकि पीपी चेयरमैन नहीं थे यहाँ पे मौजूद, वो जब बैरूनी ममालिक से आए यहाँ पर उसने कौमी असम्बली का बजट सेशन जो अटेंड किया, तो उस दौरान उनके मामलात काफ़ी हद तक हल हो गए। जो रिजर्वेशंस थी पीपल्स पार्टी को, तो बैठी इनकी कमेटी और उन्होंने काफ़ी मामलात हल किए। उनमें 2-3 इनके बड़े मुतालबात थे। एक तो इनका सोलर पैनल पे जो 18% टैक्स लगाया गया था, इनका मुतालबा था वो तकरीबन 10% पे आ गया, यानी 8% कम कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। यानी ये दूसरा इनका मुतालबा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं। तो 20% उसमें इजाफा किया गया है इस मुलाकात के बाद। तीसरा इनका मुतालबा था कि हमारे ख़ास तौर पे कराची की स्कीमों के पैसे थे, जो चूँकि MQM का मुतालबा था, तो एक वफाकी कंपनी है PIDCL, उसमें डाल दिए गए थे, जिस पे सिंध हुकूमत की रिजर्वेशन थी कि जिस तरह दीगर सूबों को पैसे दिए जा रहे हैं, जी। सिर्फ कराची के लिए कंपनी क्यों, तो वो पैसे हमें सूबाई हुकूमत के थ्रू खर्च किए जाएं। तो वो मुतालबा भी उनका मान लिया गया। तो ये 3 मेजर मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो फेडरल गवर्नमेंट ने मान लिए हैं। उसके बाद ये तय हो गया कि भाई बजट को वोट करना है। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ने अपने अरकान को हिमायत कहा कि जी हमें वोट करना है, बल्कि उन्होंने बजट के हक़ में एक पूरी तकरीर भी की है कल वहाँ पे, कि जी बताया कि हम क्यों बजट को हिमायत कर रहे हैं। हम बजट PTI ने उस पर तनकीद की, बिलावल पे अपनी जगह पे ये वो, लेकिन बहरहाल ये तय हो गया और बजट पे पीपल्स पार्टी ने हिमायत दे दी और कौमी असम्बली का बजट जो है मंजूर हो गया। अब ये 30 जून तक रवा माली साल होता है। जब 1 जुलाई से हम नया माली साल शुरू होगा तो ये बजट इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। सही। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है महराज भाई ने, और महराज भाई ज़रा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को बजट के हक़ में वोट डालने की हिदायत जारी की है। अच्छा, ये क्या है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में PPP अरकान असम्बली को बजट के हक़ में वोट डालने की हिदायत कर दी गई। अच्छा, इस हवाले से जो है वो अब जिस तरह अजीज़ भाई ने ओवरऑल तफसीलात, आप बताएं आपके पास क्या इनसाइड अपडेट्स हैं, आपके पास इस हवाले से क्या जो है वो खबर है? देखिए जी, बजट में मामला ये आता है कि हमेशा विफाक और जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा मामला आया हुआ होता है कि जिसमें वो कोई चीज़ इसमें डिमांड्स कर रहे होते हैं। क्योंकि हुकूमत सिंध और सिंध के जो मामला आते हैं, यहाँ पे मसाइल बहुत सारे हैं। जी। क्योंकि एक तो कराची और इसके अलावा मेगा सिटी है जी, इसके मसाइल ही पूरे नहीं हो पाते। तो फिर एक तो पूरा सिंध है, तो अब उसके लिए बजट जो रखा जाता है वो हमेशा जो है वो पूरा नहीं हो पाता। सही। काम पूरे नहीं हो पाते, जो तरक्याती मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो उसके लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसमें हम थोड़ा सा देख रहे थे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में कि कुछ खिंचाव सा था वफाक से। लेकिन अब जब अगर इन्होंने कहा है अपने लोगों को कि जी वो उसके बजट के हक़ में वोट दें, तो इसका मतलब है कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वफाक और जो सिंध हुकूमत है उनके आपस में जो है वो मामला अच्छे हो गए। तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है। सही। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि देखिए बजट का प्रॉब्लम यह है कि हमारे कराची में एक तो अगर आप देखें तो पिछले 5-6 सालों से तरक्याती मंसूबे ऐसे चल रहे हैं कि जो कि मुसलसल चले जा रहे हैं। जी। वो कंप्लीट नहीं होके दे रहे। देखिए महराज भाई ने जो बात की ये बड़ी बात है, हमने इस पर बात नहीं की। कराची के हवाले से बजट में मैं कह रहा हूँ, फेडरल बजट में अभी भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। सही। बजट भले बिलावल भुट्टो मंजूर कर ले, MQM भी ज़ाहिर है वोट करेगी, लेकिन एक ही मंसूबा है जो बड़ा, जो वफाक को पूरा करना है, K4। आप देखें उसके लिए 3 अरब रुपए, 40 अरब रुपए का वो मंसूबा है। उसके लिए फ़ेडरल गवर्नमेंट ने अपने बजट में 3.2 यानी 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे हैं। तो मुझे बताएं फिर ये अगर हर साल 3 करोड़ रुपए लगते रहेंगे तो ये मंसूबा पूरा कब होगा? इसके लिए भी सिंध हुकूमत ने बात की थी, वज़ीर आला सिंध ने, कि कम अज़ कम 20 अरब रुपए होने चाहिए थे कम अज़ कम, ताकि एक साल के अंदर इसका आधा काम तो मुकम्मल हो जाता। आने वाले 2 सालों में कम अज़ कम हम कह सकते कि K4 का मंसूबा पूरा होगा। लेकिन ये, या दूसरा एक मोटरवे है, हैदराबाद सक्खर मोटरवे, वो कोई 400-450 अरब रुपए का मंसूबा है। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ 15 अरब रुपए रखे हैं। तो सिंध के साथ तो नाइंसाफ़ियों का हम यहाँ पहले भी बात करते रहे हैं इसी प्रोग्राम में।
फेडरल बजट में सिंध का जो हिस्सा है वो बहुत ही कम रखा जाता है। ये तो सिंध हुकूमत की जो रिजर्वेशन होती है वो दुरुस्त होती है, लेकिन बहरहाल हुकूमतें बहरहाल एक पेज पे होती हैं, अपने एहतजाज भी करती हैं, रिजर्वेशन रखती हैं, उसके बाद फिर बजट को वोट भी कर देती हैं। यही हुआ, पीपल्स पार्टी ने रिजर्वेशन। सेफ सिटी का मंसूबा भी इसी हवाले से, वो भी बरसों से पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा कि उसके बजट कभी भी पूरा दिया ही नहीं जाता। किसका? सेफ सिटी जो मंसूबा है कराची सेफ, वो तो खैर सेफ सिटी मेराज भी वो प्योर सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है। इसका फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पैसे प्योर इनको देने हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट है, उससे वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें बजट में जो बताया गया है सेफ सिटी के लिए पैसे रखे गए हैं, सूबाई बजट की मैं बात कर रहा हूँ, बताया गया कि इस साल में, इस साल के आखिर में उसका फर्स्ट फेज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और आइंदा साल जो है यानी 2026 के एंड तक सेफ सिटी मुकम्मल हो जाएगा, ये कहना है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। सही। अच्छा मिराज भाई, इस हवाले से मज़ीद आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या मज़ीद ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि कराची में जो मसाइल हैं, जो मसाइल का अंबार है, हर साल लोगों की नज़र इस पर टिकी होती है कि शायद बजट आएगा तो बजट में कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, कुछ बेहतरी हो जाएंगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि कब तक चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी और ये बेहतरी कब आएगी? भाई देखिए, ओवरऑल तो बजट मायूस को नहीं रहा है। आम पब्लिक के लिए, जैसे मैं आम शहरी हूँ तो मुझे तो इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। ठीक है ना, एक आम शहरी के लिए किसी चीज़ में कोई कमी नहीं हुई। ठीक है ना, हर चीज़ में महंगाई की जानिब जा रहे हैं, मसाइल जूं के तू हैं। ठीक है, और बजट जो है वो हम सबके सामने है। तो एक आम शख्स की ज़िंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। असर पड़ा तो ये पड़ा कि उसको महंगाई और टैक्सेस के मज़ीद जो उसको कहेंगे कि घेरे में जो है वो ले लिया गया। ठीक है ना, उसके लिए तो मज़ीद परेशानियाँ पैदा हुई हैं। अच्छा, बाकी जो हम बात करते हैं कि जी सिंध को क्या मिला और कराची के लिए क्या हुआ, तो वो भी देखिए सोचने की बात है कि कराची मेगा सिटी है और उसके बाद हब भी है आपका। आपको कमा के भी दे रहा है, सब कुछ है। आबादी इसकी जो कराची की आबादी है वो आप ऑफिशियल भी पूरी डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आपकी डबल पे, मतलब डबल पे चले गए ना। आप 2.25 करोड़ 2 करोड़ की बात करते हैं या 3.5 करोड़ के मामला चल रहे हैं। तो अब इन सारे मामलात में आपको ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ के लोग जो जी रहे हैं वो किस तरह से जी रहे हैं। अफरा तफरी के आलम में सुबह वो उठते हैं तो गैस नहीं होती जी। ठीक है, रात को घर जाते हैं बिजली नहीं होती। सही। ठीक है, अब बारिश हुई है रात को, बारिश के बाद लोग निकले। आप यकीन करें, मैं रात को बाहर था जिस वक्त बारिश हुई है, फैमिली के साथ था मैं अपने गुलशन इकबाल में जी। आप यकीन करें, मैं गुलशन इकबाल से P6 ब्लॉक 2 आते आते बहादुराबाद पे, गुलशन हसन स्क्वायर पे मुझे इतना पानी मिला। ठीक है, लेकिन चले शुक्र है वो कवर हो गया। लेकिन ये जो तरक्याती काम आपके चल रहे हैं ये कंप्लीट नहीं होंगे तो अभी बारिश का पानी जाएगा कहाँ? बारिश का पानी जाएगा, परेशानी करेगा। तो कम से कम इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि कराची जो है वो उसको आप उसकी हैसियत के मुताबिक तो ट्रीट तो कर लें। कम से कम इतना पैसा तो दें, इतना बजट उसके लिए दें कि यहाँ के जो मकीन है, जो अफरा तफरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ तो सुकून आ जाए। कुछ तो सुकून आ जाए। ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री हूँ इस बात से, क्योंकि कराची इज़ द बिग सिटी ऑफ, पर उसके साथ ओवर पॉपुलेटेड सिटी है कराची। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी कराची दुनिया के उन शहरों में जो रहने के काबिल नहीं है, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आ रहे हैं। ये भी एक अलमिया है ना कि आप भले दीगर सूबों का, मतलब बजट में सबसे ज़्यादा पैसा पंजाब के लिए रखा हुआ है, लेकिन ना बलूचिस्तान से लोग पंजाब जा रहे हैं माइग्रेट करके, ना KP से लोग माइग्रेट करके पंजाब जाते हैं। सिंध के लोग तो खैर जाते ही नहीं हैं। लेकिन अगर कराची की बात करें तो KP से भी लोग माइग्रेट करके कराची में आते हैं। पंजाब से लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज़गार के नाते, किसी भी नाते माइग्रेट करके पंजाब यहाँ कराची आते हैं। बलूचिस्तान से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे कराची आते हैं। तो इस तरह दुनिया में पता है कैसे होता है, दुनिया में ये एक टैक्स नाफिज है कि अगर आपके, जिस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क हम जाते हैं ना, हम पे टैक्स लगता है, तो इस तरह एक सिटी से दूसरे सिटी का भी टैक्स होता है। एक प्रोविंस से, या एक वहाँ खैर अमेरिका में या इंडिया में रियासतें हैं, हम प्रोविंस कहते हैं, होता तो एक ज़माने में सरदार शाह वज़ीर ख़जाना था, उसने ये मुतालबा किया था सिंध हुकूमत की जानिब से कि पंजाब, KP और बलूचिस्तान से जो लोग यहाँ पे कराची में आते हैं उनके मद में वो सूबे कराची को टैक्स अदा करें, क्योंकि हम उनका बर्डन बर्दाश्त करते हैं। ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, हम अपनी गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ठहरा रहे हैं। तो आया किस खाते में?
वो लोग तो वहाँ से आ रहे हैं ना। मसलन पंजाब के सराइकी बेल्ट से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, केपी से तो इवन अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग आ रहे होते हैं। जी, जी। तो इसके लिए कराची ओवर बर्डन हो गया है, कराची ओवर पॉपुलेटेड हो चुका। ठीक कह रहे हैं महराज भाई कि कराची अनऑफिशियली 3 करोड़ आबादी का शहर है, 2 करोड़ तो ऑफिशियल है। तो अब ये 3 करोड़ आबादी का शहर, तो बाकी पूरे 20 करोड़ आबादी है पूरे मुल्क की, तो उसमें 3 करोड़ सिर्फ कराची में रहते हैं। तो उसके बदले में वफाक देता क्या है? कुछ भी नहीं। सही। डायरेक्टली ये MQM ने डिमांड भी की थी बजट से कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली कराची पैकेज दे, यानी कराची के लिए डायरेक्टली ऐसे पैसे रखे कि जी हम ये 20 अरब 30 अरब रुपए कराची पे खर्च करेंगे। ऐसा कोई बजट में नहीं है रिलीफ कराची के लिए। हम कहते भी हैं कि मेगा सिटी भी है, हम ये भी कहते हैं कि मुआशी हब है, हम ये भी कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, हम सब कुछ कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली कराची को पैसे नहीं देती और कहती है कि जो सिंध हुकूमत का बजट है उससे खर्च करे। सिंध हुकूमत खर्च करती है, लेकिन जितना कराची सिंध की टोटल आबादी 6 करोड़ है, उसमें 3 करोड़ आबादी अगर कराची की है, फिर तो सिंध का अगर 3,451 अरब रुपए का बजट है, इस हिसाब से तो 1500 अरब से ज़्यादा कराची पे लगने चाहिए। आधे से ज़्यादा बजट, जितना टोटल बजट है कराची का उसका आधा, क्योंकि आबादी का तकरीबन आधा कराची है, तो फिर आधा बजट कराची पे लगना चाहिए। लेकिन वो ज़ाहिर है कि उनको तो पूरे सिंध को मेंटेन करना होता है, पूरे अजला को पैसे देने होते हैं, वो नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर इन 1500 अरब में से 100, 150, 200 अरब रुपए, 300 अरब रुपए सूबाई हुकूमत खर्च करती है, तो ऐसे 400-500 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट भी तो खर्च करे ना कराची पे। ये हमारी पुरानी डिमांड है, हमेशा रही है। लेकिन इस हुकूमत में भी, ये इस बजट में भी साबित हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कराची पे पैसे नहीं लगाए। डायरेक्टली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने कराची पे जो है वो पैसे नहीं लगाए। अच्छा महराज भाई, आपको क्या वजूहात लगती हैं जो हमारे जो सिस्टम है इस टाइम पर, जो कराची वाले इग्नोर हो जाते हैं, कराची के मसाइल इग्नोर हो जाते हैं, इसकी अब क्या वजूहात लगती हैं? कब तक हम ये चीखते पुकारते रहेंगे जी हमें ये चीज़ें भी चाहिए, हमें कराची के अवाम के लिए सुकून चाहिए, क्यों नहीं मिल पाता? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम? बड़ा ये जो है ना गंभीरता वाला सवाल है। और सवाल है कि जिसको जवाब देते हुए भी घर जाना है भाई मुझे। तो बात यह है कि कराची को जो है हमेशा नज़रअंदाज किया गया। सही। ठीक है ना। अब जैसे कि आजिज़ भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ, आधा KP के यहाँ पड़ा हुआ है जनाब, खैर से ठीक है, रोज़गार के हवाले से ही लोग, आधा बलूचिस्तान यहाँ मौजूद है, कोयटा तो पूरे ही यहाँ है। तो मिनी कोयटा है इस वक्त। कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ आप जाके थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप कराची में हैं। तो ठीक है जी, रोज़गार के लिए आए हैं, अल्लाह पाक देते हैं रोज़गार, सही है ना। अब उनका नसीब यहाँ लिखा हुआ था वो आए हैं। लेकिन बात ये है कि जब यहाँ की आबादी बढ़ी हुई है तो टैक्सेस जहाँ से वो आए हैं, सरदार शाह साहब ने अगर ये मुतालबा किया था तो बिल्कुल बेहतर मुतालबा किया था कि भाई ठीक है, अगर वहाँ के लोग हैं तो वहाँ के लोगों का भी एक बजट होता है ना जी। अगर KP का बजट होगा, बलूचिस्तान का बजट होगा, कोयटा में सिटी का भी कोई बजट होगा, तो वहाँ के लोगों के हिसाब से होगा। अब अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो कुछ मैनेज करना चाहिए उनको। दूसरा मामला यह है कि वफाक की जानिब से जो हमने ये देखा है, हमेशा से ज़्यादती सिंध के साथ होती रही है। और हम सिंध में कराची को ऊपर इसलिए रखेंगे क्योंकि सारी मामलात कराची में ही हैं, ठीक है। तमाम दफातर भी कराची में हैं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी कराची में है, मतलब मेन सब चीज़ें यहाँ पर कराची में हैं। तो उसको मतलब उनको ये सोचना चाहिए कि एक अगर घर का खर्चा 1 लाख रुपए है और आप उसको 25,000 रुपये दे देते हैं कि भाई मैनेज कर लो, तो कैसे मैनेज करेगा? सही। ठीक है ना। चलो वो 1 साल मैनेज कर लेगा, तो दूसरे साल में जब बजट आएगा और वो चीज़ें जब डबल कीमतों पे चली जाएंगी, फिर उसको आप 25 की जगह 35,000 रुपये दे देंगे जी तुम इस दफ़ा और मैनेज कर लो, तो हम सब उस हाल में हैं। तो कराची को मेरे ख्याल है कि मुझे याद पड़ता है कि एक ही दफ़ा एक बहुत बड़ा जो बजट और फंड जो फराम किया गया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। सही। तो उस वक्त हमने देखा भी था कि एक बड़ा कुछ काम भी होते हुए नज़र आ रहे थे और स्टेबल भी थे सारे मामला। लेकिन उसके बाद से बतदरीज हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल डाउन की तरफ ही जाते रहे हैं। और फिर जो कराची को जो है वो ख़ास ऐसा बजट नहीं मिल सका, किसी ने भी नहीं दिया। और अब भी इस बजट में भी जिस चीज़ के लिए जितने पैसे रखे गए ना, यकीन करें कि ये काम या प्रोजेक्ट जिसके लिए जो अगर 3 अरब रुपये रखे गए हैं, फ़र्ज़ कीजिए, किसी भी मैं नाम नहीं ले रहा प्रोजेक्ट का,
तो जब अगला बजट आएगा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सही है। और ये जो इस वक्त का अखराजात हैं 3 अरब रुपए के, ये वैसे ही 6 अरब पे चले जाएंगे, ठीक है ना, महंगाई की वजह से। तो ये और लेंदी हो जाएगा। और लेंदी जिस चीज़ को 1 साल में अगर मुकम्मल होना था, मतलब फ़र्ज़ कर लें वो अब 5 साल में मुकम्मल नहीं होगी। सही। तो अब ये पॉलिसी बनाने वालों का काम है कि वो ये ख्याल रखें कि भाई अगर एक मेगा सिटी है, इतना बड़ा शहर है सिंध में, तो उसके लिए कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान उनको करना चाहिए, सही। ताकि वो जो मेन मसाइल हैं यहाँ पर, जो कि आज स्ट्रीट क्राइम को रो रहे हैं हम, हाँ। हर शख्स लूट रहा है, हर शख्स डकैतों का निशाना बन रहा है, लोग मर रहे हैं, क्यों? सही। सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर अगर कंप्लीट हो जाए, आप यकीन कीजिए कि स्ट्रीट क्राइम में 70% कमी आ जाएगी। इसका मिराज भी एक हल है ना, एक आसान हल है। न्यूयॉर्क सिटी बड़ा सिटी है अमेरिका का, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो न्यूयॉर्क सिटी पर लगता है। राइट। वो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते। हाँ। भाई हम कह रहे हैं हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसे ना दे, सही। ओके, हाँ। सूबाई हुकूमत भी ना दे, सही। लेकिन आप जो फिर यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है, जो पूरे पाकिस्तान उस टैक्स से चलता हाँ। है, फिर कराची से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो आप कराची पे लगाएं, आप कराची को खुद मुख्तार बना दें, कराची के मेयर को तमाम तर अख्तियार दे दें उसको, सही। फिर जो यहाँ वसूल होता है वो इस शहर पे लगेगा, फिर देखें ये चले शहर। जी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर दीगर टॉप स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो एक और स्टोरी जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी है जी, आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की जो मंजूरी है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर जो है वो कर्ज की मंजूरी दे दी है। अच्छा, आलमी जो है तौर पर अब रकम जो है सूबा बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ मनसूबों पर खर्च की जाएगी, जिसमें बच्चों के लिए तालीमी मौक़े को बेहतर बनाने और पानी के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने का जो है वो मनसूबा शामिल है। तो इस पर मैं बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? कर्ज 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 और कर्ज। सही। हम पूरे हम जो भी हमारी बजटिंग है वो कर्ज पे डिपेंड करता है। और यहाँ भी आपने देखा कि आलमी बैंक ने ये लोन मंजूर कर लिया है। ये कोई हमारे मामे चाचे नहीं हैं, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, IMF, ये सब हमें लोन देते हैं, सीधी सी बात है, ये हमें पैसे देने भी हैं। और बजट को देखिए ना कि बजट का बड़ा हिस्सा जो है कर्ज़ों का जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, उस पर खर्च होता है। हज़ारों अरब रुपए हमारे बजट में सालाना, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, इस नए माली साल के बजट में भी कर्ज़ों की अदायगी पर हज़ारों अरब रुपए रखे गए हैं, यानी कर्ज़ों की अदायगी, यानी कर्ज़ों का जो सूद है उस पर। तो ये लोन ले रहे हैं, ठीक है, लेते चलें। हम जो हर शहरी है जो कर्जदार बनता जा रहा है, इंटरनेशनली बनता जा रहा है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हमें देखिए, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, इवन सिंध में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है, सारे लोन पे प्रोजेक्ट हैं। शाहराह भुट्टो बना, दीगर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, ये सब लोन पे बन रहे हैं। लोन लेके हम मुल्क चला रहे हैं। बलूचिस्तान तो वैसे ही बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं। आपने जिक्र किया बलूचिस्तान में तालीम की शरह सबसे कम है, बलूचिस्तान में सेहत की शरह सबसे कम है। बलूचिस्तान के सेहत के हवाले से तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ जो NICVD है ना, NICVD एक हॉस्पिटल, उसमें साल के दौरान 4 लाख से ज़्यादा लोग बलूचिस्तान से आए हैं। राइट। मैं जो इससे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि दूसरे सूबों का बर्डन जो सिंध पे पड़ता है या हमारे इस दारुल खिलाफा कराची पे पड़ता है, सिर्फ एक NICVD अस्पताल पर एक बाहर के सूबे से 4 लाख मरीज आए एक साल के अंदर। सही। और ये SIUT का भी हाल है, सिविल हॉस्पिटल का, या जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल्स का ये हाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, लोन तो ले लिया, लेकिन लोन के साथ साथ कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जो हमारी अपनी इनकम है। बलूचिस्तान में क्या नहीं है, बलूचिस्तान की मादनियात की अगर बात करें, तांबा वहाँ है, सोना वहाँ है, मिनरल्स वहाँ पे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। लोन लेके सूबे को चलाया जा रहा है। तो सेम मैंने कहा, सिर्फ बलूचिस्तान की मैं तनकीद नहीं कर रहा किसी सूबे पर, लेकिन ओवरऑल हमारी ये सूरत हाल है कि हम सारे प्रोजेक्ट या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लोन लेके बनाएंगे, फेडरल बजट, सूबाई बजट पूरा ही नहीं होता है, बाहर से लोन लेके। इस बार भी सिंध हुकूमत के कुछ 40-45 अरब जो है फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सालाना तरक्याती प्रोग्राम है जो सिंध बजट में, उसमें 45 अरब रुपये तकरीबन गैर मुल्की फंडिंग
से लाए जाएंगे, ये सूरत हाल है। गैर मुल्की फंडिंग, अब देखिए बात ये है कि आजिज़ भाई ने कहा कि हम मुसलसल कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। अब ठीक है, 19 करोड़ 40 लाख डॉलर का कर्जा मिल रहा है, तो भाई ये कोई खुशी की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो खबरें भी ऐसी चलती है ना, वो हो जी कर्जा मंजूर हो गया, इसकी पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। सही। भाई आप डॉलर को तो संभाल नहीं पा रहे, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आज आप एक चीज़ का कर्जा लेते हैं, वो डॉलर में ले रहे हैं आप, ठीक है, जब इसको पे करेंगे या इसका सूद पे करेंगे, किस में करेंगे, डॉलर भी करेंगे ना, पाक रुपीस में तो नहीं करेंगे आप। तो ये वो मसाइल है कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपनी सूबाई खुद मुख्तारी दें, और हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के दिया हमारे पास सब कुछ है, हमारा मुल्क हर चीज़ से माला माल है, हर चीज़ से माला माल है। नॉर्दर्न एरियाज निकल जाए आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा, बलूचिस्तान में सब कुछ खजाने छुपे हुए हैं, सारे मामलात हैं ना, आप देख रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं। तो जब तक हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो इस सूद दर सूद, ये सूदी निज़ाम जो है हमें खोखला कर रहा है, बिल्कुल हमारी जड़ों को, हमारे मुल्क की जड़ों को उसने खोखला कर दिया है। हमारे यहाँ पैदा होने वाला जो बच्चा है वो पैदा होते कर्जदार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम मलबा डालते हैं फ़ौरन, जाहिर सी बात है हुकूमत चलाने वालों पर, हुक्मरानों पर। लेकिन हमारा तो मसला ये है कि 76 सालों में सभी कर्ज लेते रहे, किसी एक को तो आप बोल ही नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते किसी ने ज़्यादा लिया, किसी ने कम लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये वापस भी करना है, और वापस करना है तो डॉलर्स भी करना है आपने। सही बात है। तो बात ये है कि इससे पहले भी ये बात अशरफ भाई भी जब यहाँ बैठे थे प्रोग्राम में, बीच में मुझे याद पड़ता है हमारी बात हुई थी कि यार जो समंदर पार पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमारे जो सनतकार हैं, ये दीगर लोग हैं, ये कई मरतबा हुकूमत को ये एडवाइस दे चुके हैं कि भाई मिलकर बैठ के कुछ ऐसे फैसले कर लें तो इस मुल्क का कर्जा वही उतार देंगे। सही। ये बात हमारे यहाँ इस शो में भी हुई है। जी बिल्कुल, हाँ। ठीक है ना, तो हम पता नहीं इस जानिब क्यों नहीं जाते। हम हमारी दौड़ इस जानिब ज़रूर होती है कि कर्जा ले लें हम, सही, सूद पे। इस जानिब हमारी कोई दौड़ नहीं है कि भाई हम कोई ऐसा मामला कर लें कि अर्निंग के जो अर्निंग जो है वो यहीं से शुरू हो जाए और हम कुछ कम से कम इन कर्जों से निजात हासिल करके आगे तो बढ़ सके। क्योंकि अगर इसी स्पीड से हम कर्जे लेते रहे खैर से, तो आप समझ लें कि मजीद हम डाउन की तरफ ही जाएंगे, जो कि जा रहे हैं हम लोग। सही। तो अच्छा, यही तो वजह है ना, हम हाँ। जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम टैक्सेस की बात कर रहे थे। सही। जितने इस वक्त टैक्स लगे हैं वो IMF की मर्जी से लगे हैं ना। IMF हमें कर्जा देता है, IMF कर्जा देता है, IMF ने शराइत लगाता है, तो मर्जी भी उसकी चल रही है। हाँ, घर तो मेरा है, बिल्कुल, हाँ, ये भी करें, ये भी और करें। मर्जी IMF की है। अगर मुझसे पैसा लेना है तो ज़राअत पे भी टैक्स लगाना है, अगर मुझसे पैसा लेना है तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना है, अगर मुझसे ये मतलब 20-25 ऐसे टैक्स IMF ने हमारे ऊपर थोपे हैं जो, और हमारे IMF को तो हम नहीं कह सकते डायरेक्टली, सही, क्योंकि लेकिन हमारी हुकूमतें जब उनसे पैसा ले रही हैं तो फिर उनके मुतालबात को अच्छा, इस पर सोने पे सुहागा ये है कि चले जी कर्जा ले लिया, सही, या गैर मुल्की सरमाए से जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट तामीर होने शुरू हो गए। अच्छा, उसमें सोने में सुहागा ये कि यहाँ आगे मुवैया ने करप्शन शुरू हो जाती है। हाँ, वो पैसे भी, अगर वो 100 रुपए उन्होंने दिए कि भाई काम हो जाता, चलो भाई ठीक है, सूद देना है, काम तो हो जाए। अब वो 100 रुपए जो मिले उसमें से खर्ची 40 रुपए होने, वो भी करप्शन। फिर हम कहाँ खड़े। सही बात है, बिल्कुल। और इसमें जो वर्ल्ड बैंक के, हाँ, और इसमें जो इनके वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि बलूचिस्तान में जो मंसूबों का मकसद है वो सूबे में तालीमी महरूमी को कम करना, और बलूचिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है वो उसमें जो मौसमियाती तब्दीली है उसके खिलाफ मुज़ाहिमत बढ़ाने में मदद देगा। ये नहीं, वो तो ठीक है, उनकी तो मेहरबानी है। देखिए सही, हम कर्जा ले रहे हैं, वो हमें कर्जा दे रहे हैं कि जिन भी शराइत पे, लेकिन हमारे थोड़े बहुत जो काम हो रहे हैं, बहरहाल बलूचिस्तान में तालीम, मैंने पहले भी कहा, एक तालीम और सेहत दो बड़े मसाइल हैं बलूचिस्तान में। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जिस तरह का दीगर सूबों में है। तो ये तो बेहतर बात है कि अगर इन वर्ल्ड बैंक के पैसों से अगर तालीम की बेहतरी के लिए कोई काम होता है तो उसकी तो तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ, अगर इसलिए कह रहा हूँ कि महराज भाई ने जो बात की वो मेरे जहन में है कि ये पैसे यूटिलाइज अगर प्रॉपरली हों अपने जिस मकसद के लिए लिए जा रहे हैं तो शायद तालीम बेहतर होगी। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले आपको बलूचिस्तान में अमन अमान कायम करने की ज़रूरत है। वहाँ अमन अमान कायम होगा, लोग आपसे राज़ी होंगे तो ये प्रोजेक्ट बन भी जाएगा और ये इस्तेमाल भी हो जाएगा। वरना बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो वहाँ की सूरत-ए-हाल होती है, वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, तो आप उनको खुश करें, ठीक है, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन पहले वहाँ अमन अमान कायम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट उनके भी काम आ सकेंगे और कामयाब भी होंगे। इस पर लगने वाला पैसा फिर समझ में आएगा कि हाँ लगा है।
तो उसके लिए अमन अमान कायम करने की जो सबसे पहले ज़रूरत है। खाली हम बलूचिस्तान की बात नहीं करते, हम तो पूरे मुल्क में यही बात करते हैं कि अमन अमान कायम होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो बलूचिस्तान का भी मसला यही है, क्योंकि उस मुख्तलिफ बातें हैं ना वहाँ पर। अब कोई एहसास महरूमी बताता है, कोई दहशतगर्दी बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन ये देख रहे हैं कि एक टुकड़ा जो है हमारे मुल्क का ना वो डिस्टर्ब है और मुसलसल डिस्टर्ब है, ठीक है ना। वहाँ के लोग एंटी हैं, सामने नज़र आ रहा है, सब कुछ है। तो बात देखिए वहाँ पर पहले उनको बिठा के या जो भी ये मामला है उनका, उसको हल किया जाए, वहाँ पे अमन अमान कायम किया जाए और उनको बुनियादी जो उनके वसाइल है ना वो उनको फराहम किए जाए, ताकि वो भी कहें जी हाँ जी हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा भी इतना ही हक है जितना कराची वालों का। चलें जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर बात होगी। चलिए जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की जो मंजूरी है वो दे दी, और इस हवाले से जो डेवलपमेंट है उस हवाले से आजिज़ भाई जो है वो डिटेल बता रहे हैं कि इससे क्या कुछ कहाँ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आजिज़ भाई, अब जिस तरह से भी महराज भाई ये बात कर रहे थे कि भाई हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि जी लोन मिल गया और ये सारा कुछ हो गया, इस हवाले से बताएं कि वाकई ये जो अब हमें जो ये लोन मिला है इससे वाकई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे मुल्क के शहर के जो डेवलपमेंट है या दीगर काम है वो वाकई हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है ना, खुशाइन बात है कि चले जी ठीक है, व्हाटएवर द केस वो तो हमने पे बैक करना ही है, डॉलर्स में करना है, जो भी हमारी उसकी प्राइस होगी, जो भी हम जाहिर सी बात है हमें लोन मिला, लेकिन क्या वाकई इससे हमारे बहुत सारे काम निपट जाएंगे, हो जाएंगे? एक मस्बत बात यह है कि आलमी इदारे जो लोन देते हैं ना, जी जी, वो या ग्रांट देते हैं, हाँ वो उसको फॉलो भी करते हैं। सही, ऐसे नहीं है कि बैंक ने कर्जा दे दिया उसके बाद आपसे पूछेंगे नहीं। हाँ। वो हर तीसरे महीने उनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, वो उसी हुकूमत में हर तीसरे महीने उनका कोई ना कोई डेलीगेशन आता है, वो बैठ के बातचीत करता है और फिर पूरा प्रोग्रेस मालूम करता है कि भाई जो ये अच्छा ये पैसे एक साथ जारी नहीं होते, ये इंस्टॉलमेंट्स में जारी होते हैं, 3-4 किस्तों में जारी होंगे। जी जी, तो जिस तरह ये 3-4 किस्तों में पैसे जारी होते हैं, वो हर किस्त से पहले एक फॉलोअप मीटिंग करते हैं। जैसे आलमी बैंक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे इस्लामिक बैंक है, या इवन IMF है। IMF के तो बड़े सख्त शराइत हैं, तो ये लोग अपना फॉलोअप रखते हैं। अभी कुछ दिन कबल यहाँ एक प्रोविंशियल हाउसिंग स्कीम बन रही है, जो सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनने का जो मंसूबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक पूरे डेलीगेशन ने सिंध के दही इलाकों का दौरा किया था। आसिफा भुट्टो उनके साथ, नवाब शाह और दीगर इलाकों में गई थी, खातून आई थी डेलीगेशन की सरबराह जो थी। तो इनके फॉलोअप की वजह से, ये इंटरनेशनल बैंकों की फॉलोअप की वजह से ये जो मंसूबे हैं ये बहरहाल मुकम्मल हो जाते हैं। इन पे 100% नहीं तो 90% बहरहाल काम ज़रूर हो जाता है, जो ओवरऑल हमारे लिए मस्बत है, हमारे लिए बेहतर है कि गैर मुल्की फंडिंग से ही सही कुछ मंसूबे तो बन जाते हैं हमारे। सही। महराज भाई, व्हाट डू यू से ऑन दैट? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि भाई मैं तो ये समझता हूँ कि आपको अपने तौर पे एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम इन कर्ज़ों से बाहर हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके मुल्क में अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, आप कोशिश करेंगे तो इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता अदवार में कोशिशें की ही नहीं गई हैं। तो लेकिन अब चलो, अगर कोई आपको कर्ज़ दे रहा है तो जाहिर सी बात है भाई उसकी मेहरबानी है कि हम जैसे लोगों को भी कर्ज़ मिल रहा है, क्योंकि हम तो पहली परेशान हाल कौम है, तो और उसको ये भी पता है कि रिटर्न मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात सोचिए कि उनको उसका सूद तो मिल रहा है ना, उस दी गई जो रकम है लोन की, उस पर वो सूद तो खा रहे हैं, सूद कमा रहे हैं। तो कोशिश तो यही करनी है कि भाई हम किसी तरह खुद कफील हो जाएं भाई किसी मामले में, तो वो हमारे लिए शायद वो बेहतरी होगी, आने वाली नस्लों के लिए वो बेहतरी होगी। क्योंकि अब बताऊँ, सूरत हाल ये है कि हमने तो गुजार ली, ठीक है, इन्हीं हालात में गुजारी। आज तक यही पता चला कि भाई मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। बचपन से ही यही अखबार की वो सुर्खी पढ़ते हुए अब हम भी यही बोल रहे होते हैं लोगों को, भाई मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजरा है। भाई ये नाजुक दौर कब ख़त्म होगा? इस नाजुक दौर की नज़ाकत को ख़त्म करने के लिए किसी ना किसी को एक्टिविटी करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा। तो खुदारा मतलब इस मुल्क पर जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, इस पर रहम किया जाए और लोन से हटके जो है ना, ये सोचा जाए कि हम खुद से क्या कर सकते हैं, हम खुद से क्या तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम उस टॉपिक पर जिस टॉपिक की वजह से हमें घर में डांट भी पड़ जाती है और इस टॉपिक की वजह से जो है वो हमें बहुत सारे इश्यूज सॉल्व भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद देर पा जो है वो मसाइल भी सामने आते हैं, यानी साइड इफेक्ट्स। मैं बात करूँ एंटीबायोटिक की। डांट इसलिए पड़ती है कि जब डॉक्टर जो है वो हमें 7 डेज अ वीक वो कहते हैं कि जी आपने एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है, तो हम लोग वो कोर्स भी पूरा नहीं करते। आपने 3 दिन तक खानी है तो हम वो 3 दिन भी नहीं खा पाते। फिर घर वाले कहते जी आपने तो पूरी एंटीबायोटिक सही कोर्स नहीं किया, सही से नहीं खाई, तो अब आपको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके एडवर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एंटीबायोटिक कितनी हार्मफुल है और कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है लोगों की सेहत के लिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो मौजूद है डॉक्टर सदफ़ अकबर जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर सदफ़ अनवर जो कि ओरल फिजिशियन और डेंटल सर्जन भी हैं। तो इन दोनों को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दोनों का नाम एक तो सदफ़ है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक कोइंसिडेंस है। अब जो है वो दोनों में मुझे एक होगी कन्फ्यूजन, बल्कि मुझसे ज़्यादा इन लोगों को कन्फ्यूजन होने वाली है कि जी किसको कहा है इन्होंने सदफ़। तो अच्छा जी, सदफ़ अनवर, आप ये ज़रा बताएं कि एंटीबायोटिक जो है अगर ना खाएं तो आप इंस्टेंट ठीक नहीं हो पाते। कोई भी इन्फेक्शन है वो जब तक ठीक नहीं होता, हील अप नहीं होता, जब तक आपने एंटीबायोटिक नहीं ली हुई हो। लेकिन ये क्या वाकई खाना बड़ा ज़रूरी है या इसका लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट है? एक्चुअल में इसके बारे में जितनी भी परसेप्शन है या इसके बारे में जितनी भी बातें की जाती है कि जी एंटीबायोटिक का नुकसान तो होता ही है, तो ज़रा ये बताएं कि व्हाट इज़ द फैक्ट अबाउट इट? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो ये होता है कि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे जो है आप ठीक होने के बजाय आपकी जो डिजीज़ है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि हर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं है। जैसे मोस्टली डेंटल इन्फेक्शंस हैं उनमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आपको दांत में मिसाल के तौर पर कैविटी है, तो आप बजाय एंटीबायोटिक के आपको डेंटिस्ट से पहले आप मशवरा करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट जो हो जैसे फिलिंग, रूट कैनाल, वो आप करवाएं, बजाय इसके कि आप खुद से सेल्फ मेडिकेट करें घर में। क्योंकि एंटीबायोटिक जो है इसका बहुत ज़्यादा आजकल रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप जो है घर में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं या मोस्टली आप डोज पूरा नहीं कर रहे होते, तो इसकी वजह से वो रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार बॉडी में हो होता है। बट क्वेश्चन इज कि आप कोर्स पूरा करें या ना करें, एंटीबायोटिक क्या हार्मफुल है? जी बिल्कुल, अगर आप मल्टीपल टाइम एक ही एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो हैं नॉर्मल बैक्टीरियाज जो होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है और आपकी जो है इससे बार बार इन्फेक्शन बॉडी में रिकरेंट इन्फेक्शन होगा बॉडी में। तो इसका यही साइड इफ़ेक्ट है। इससे ज़रूरी है कि आप अपने जो है फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये यूज़ करें, उसके बाद ही फिर आप ये यूज़ करें। आप बताएं डॉक्टर सदफ़ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि एंटीबायोटिक जो है उसका नुकसान कितना ज़्यादा लोगों को जो है वो लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट करता है, या वाकई कुछ ऐसी सेफ ड्रग्स, कुछ ऐसी सेफ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जिसकी वजह से, जिसमें लिखा होता है कि मतलब ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट या नो साइड इफ़ेक्ट, वैसे ऐसी कोई मेडिसिन होती नहीं है लेकिन फिर भी कोई लेस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, जैसे कि अभी जो है डॉक्टर सदफ़ ने कहा कि इन्होंने कि जो है ना, जब हम मुसलसल कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो आगे जाके इसके बहुत ज़्यादा जो है आपको एडवर्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। सही। स्पेशली जैसे हमारे पास जो हमारा एक माइक्रोबाया जो है बायोम जो होता है, यानी जी। हमारी बॉडी में समझ लें 2 तरह के जो है बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक जो है बैड बैक्टीरिया। जब हम मुसलसल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चाहे कोई किसी भी किस्म की भी एंटीबायोटिक हो, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हो, तो वो जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको भी फिर वो जो है किल जो है अच्छा कर देते हैं। यानी समझ लें वो आपके इम्यून सिस्टम को जो है ना आस्ते आस्ते वीक करते जाते हैं। सही। तो जो लोग लेकिन जो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बल्कि मैं डॉक्टर सदफ़ से पूछूंगी, डॉक्टर सदफ़ अब मुझे दाढ़ में इन्फेक्शन है या मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने घर में रेमेडी की, लौंग रख ली, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने फिर और भी सारी जितनी भी होम रेमेडीज़ थी कर ली, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं डेंटिस्ट के पास गई। डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक रेकमेंड कर रहे होते कि आपने ये पेन के लिए ये लेनी है, फिर आपने इससे जो है वो आपका इन्फेक्शन ड्राई हो जाएगा या पस अगर है तो वो ठीक हो जाएगी। चलें जी ठीक है, वो एंटीबायोटिक हो गई, सारा कुछ हमने एंटीबायोटिक ले ली। उसके बाद जब आप ये ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और यू फील बेटर कि नाउ माई टीथ इज़ बेटर, या मेरी जो जॉ का भी इशू था या जो मेरे गम्स का इशू था वो सॉल्व हो गया,
उसके बाद उस एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट होता है? जी बिल्कुल, आपने जैसे खुद से भी पेशेंट ने घर पे भी मेडिकेशन ले ली है। नहीं वो तो उसके चलिए अभी बाद आपने बता दिया ना कि खुद से ले ली है। जी जी, इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, आपने एंटीबायोटिक लिख कर दी, मैंने एंटीबायोटिक ले ली, मुझे रिलीफ हो गया, बट आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका कितना साइड इफ़ेक्ट होता है। ये जो एंटीबायोटिक होती हैं ये अगर आप इसको इसके टाइम के अकॉर्डिंगली, यानी अगर 7 दिन का आपने खाना है और उसको कहा गया है कि जी आपने 7 दिन तक ये 8 आवर्स से लेनी है या 3 टाइम्स लेनी है, या जो भी बीडी जो भी उनके आपको अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन जो जिस तरह से भी आपने एंटीबायोटिक खानी है, तो हम आज ये बात कर रहे हैं कि क्या वाकई जो लोग इतनी एंटीबायोटिक खाते हैं क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब ठीक है, कोई अगर किसी को परेशानी है, किसी को तकलीफ़ है तो उसने एंटीबायोटिक खा ली, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अब जैसे कि मुझे लगा कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है, या मुझे इस तरह की जो है वो कोई साइन एंड सिम्टम है, तो मैंने घर में ही बैठ के जो है ना कोई और ऐसी एंटीबायोटिक खा ली, खुद खा ली, तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। एक तो ये, और दूसरा इनका जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है? जी डॉक्टर साहब। जी, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में आप देखेंगे यही सबसे ज़्यादा जो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस एक दफ़ा डेवलप हो गया उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। हाँ। अब जो है आपकी खुदा ना खास्ता कभी बहुत सीरियस इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कोई हुआ है और वो ही सेम मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने दी है एंटीबायोटिक, तो वो आपको असर नहीं करेगी। आप इससे क्या होगा, अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तो आपका स्टे ज़्यादा हो जाएगा हॉस्पिटल में, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है बार बार एक ही मेडिसिन ना लें एंटीबायोटिक, बगैर किसी अपने जनरल फिजिशियन या डॉक्टर के मशवरे के बगैर। ठीक है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कुछ मेडिसिन जैसे लोगों को पता नहीं होता, प्रेग्नेंट वुमेंस भी ले लेती हैं। हर एंटीबायोटिक सेफ़ नहीं होती प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, या कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो बच्चों में हम नहीं दे सकते, वो सेफ़ नहीं होती। तो इनका यही नुकसान होता है, अगर आप खुद से ले रहे हैं इन केस कंसल्ट किए बगैर, तो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है बॉडी में। सही। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात कर लेंगे जो हामला ख़वातीन होती हैं और उनको उस दौरान जो है वो टीथ पेन होता है या उनकी दाढ़ में दर्द होता है या दांतों की तकलीफ होती है, तो वो उसके लिए फिर क्या कर सकती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है एंटीबायोटिक के नुकसान की। अच्छा, डॉक्टर सदफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सदफ़, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं और वो जिस तरीके से उस दौरान वो दांत के दर्द में या तकलीफ़ में मुब्तला होकर जब आपके पास आती हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि उनको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितनी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। एज डेंटिस्ट आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं, या दे देती हैं आप उनको एंटीबायोटिक? नहीं, आपको रिलीफ तो मिलना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो, जैसे कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, आपको फेशियल स्वेलिंग हो गई है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है लाइक फीवर, तो फिर हम उसमें दे देते हैं एंटीबायोटिक। इसके अलावा अगर हम उसको डेंटल ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं तो मोस्टली उनको वही प्रेफर करते हैं कि आप जैसे रूट कैनाल स्टार्ट करवा लें या फिलिंग की ज़रूरत है वो करवाएं, बजाय इसके कि आप एंटीबायोटिक की तरफ जाएं। सही, बिल्कुल। तो फिर आप मतलब क्या लॉन्ग टर्म में क्या ट्रीटमेंट उनको दे रही होती हैं, क्या चीज़ें कर रही उनको? अगर तो यही पेन रिलीफ करने के लिए कि भाई चलो ठीक है आपने एंटीबायोटिक सजेस्ट नहीं की, बट पेन रिलीवर खा सकती हैं। पेन रिलीवर के लिए उसमें यही है कि जो सेफ़ मेडिसिन है हम वही प्रिस्क्राइब करते हैं। एवरी मेडिसिन इज़ नॉट सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। not all antibiotics and painkillers are safe for pregnant women. अच्छा ठीक है। तो जिस तरीके से भी हम बात करें ना कि एंटीबायोटिक के कितने नुकसानात होते हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि जब आप एक मुद्दत में, यानी किसी शख्स को अगर टाइफाइड हुआ या कोई शख्स को किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को कोई ज़ख्म हुआ या किसी को जो है इनफैक्ट यूटीआई इन्फेक्शन हुआ, उसके यूटीआई ट्रैक में अगर उसको इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वो एक ही जो है वो मेडिसिन बार बार एक ही एंटीबायोटिक अगर खाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो जो सेम फैमिली की आप एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं ना, उसका जो असर है वो कहीं ख़त्म होने लग जाता है और वो आपके ऊपर असर नहीं करती है। ऐसे डॉक्टर सदफ ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जब उसी फैमिली की, यानी कि उसी जेनरिक नेम की जो एंटीबायोटिक आप ले रहे होते हैं और फिर जब दोबारा आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोग फिर एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पाते और फिर उनको कहते हैं कि जी आप इंजेक्शंस के ऊपर चले जाएँ, आप दीगर चीज़ों के ऊपर चले जाएँ, उनका जो ट्रीटमेंट है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो हर एंटीबायोटिक का ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट होता है। तब आप रेलेवेंट चीज़ के लिए नहीं खा रहे हैं, यानी कि अगर आपको एंटीबायोटिक नहीं खानी थी और आपने एंटीबायोटिक खा ली है, इन केस कि आपका इन्फेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक से ठीक हो गया है और अब आपको लगा कि जी ठीक है मैं हील अप हो गया और आपने एंटीबायोटिक अपनी छोड़ दी, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को दोबारा से उस जगह पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपर डीप
हील नहीं हुआ Exactly, होता। बिल्कुल लेकिन 3 से 4 एंटीबायोटिक में जब आपको लगता है कि नहीं यू बिकम हील अप, तो उसके बाद क्या करते हैं कि आप गिव अप कर देते हैं एंटीबायोटिक, और उसके बाद फिर आपको एडवर्स रिएक्शन जो है ना इस एंटीबायोटिक का शुरू हो जाता है। चाहे आपको बुखार हो, चाहे आपको कोई ज़ख्म हो, चाहे आपको कहीं पर स्टिचेस हों, चाहे आपका कहीं कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट हो या कोई भी चीज़ हो, पहली चीज़ तो ये कि आपको डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक रेलेवेंट डिजीज़ के लिए रेलेवेंट जो प्रेस्क्रिप्शन है वो लिख के दिया है, आप वही एंटीबायोटिक खाएं। अगर उसने आपको कहा है, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आपने 8 आवर्स तक एंटीबायोटिक खानी है, तो आप उसको उसी जो है वो टाइम के साथ खाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब कि वो एंटीबायोटिक के टाइमिंग्स भी आउट कर देते हैं। Exactly. और वो क्या होता है कि अगर 8 आवर्स दिए हैं तो वो 12 घंटे बाद खा रहे हैं, 14 घंटे बाद खा रहे हैं, तो उसका जो पूरा टेबल साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो आपने एंटीबायोटिक का जो एक पूरा टेबल साइकिल होता है उसको कंट्रोल करके रखना है। दूसरा फिर आपने एंटीबायोटिक के लिए सबसे बेहतर काम ये करना है कि आपने जाना है और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, और इससे पहले अगर आप एंटीबायोटिक खा चुके हैं तो अपनी हिस्ट्री भी बतानी है कि जी ये एंटीबायोटिक मैं खा चुका हूँ या नहीं खा चुकी हूँ, मुझे इससे ये रिएक्शन होती है या मुझे इससे ये रिएक्शन नहीं होती। सबसे पहले आप अपनी हिस्ट्री दें और फिर उसको फिर वो एंटीबायोटिक भी डॉक्टर को चेक करके देनी चाहिए कि कहीं हार्मफुल ना हो। जी, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, हाँ, जैसे आपको जो है नज़ला, खांसी, फ्लू है, तो उसमें आप ये देखने के लिए कि ये जो है बैक्टीरियल है, हाँ, वायरल है, वायरल एलर्जिक है, आपको सबसे पहले जो है लेबोरेटरी टेस्ट करवाना चाहिए। राइट। लेबोरेटरी टेस्ट इज़ मैंडेटरी। लेबोरेटरी टेस्ट जब आप करवाते हैं, वो चाहे अभी जैसे आपने कहा कि पल्स है, कोई अगर जख्म है, हाँ, किसी भी किस्म का आपको जो है फ्लू है नज़ला, खांसी, जैसे टाइफाइड है, हाँ, तो हाउ डू यू नो, हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बैक्टीरियल ये आपका जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या हाँ, फिर वायरल इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है। जो है सबसे पहले आपको जो है डायग्नोस्टिक अपनी करवानी है। करवानी चाहिए। अक्सर औकात बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो है आप गए हैं, आपको सिर्फ उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी, एंटीबायोटिक्स, सही, विदाउट एनी डायग्नोस्टिक्स। हाँ, तो डायग्नोस्टिक इज मोस्ट भाई इम्पोर्टेंट। टाइफाइड लोगों का बढ़ने की वजह ये होती है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये बढ़ने की वजह ये होती है क्योंकि सही एक तो डायग्नोस नहीं होता, सही वक्त पे जो है वो एंटीबायोटिक मिल नहीं रही होती। डॉक्टर साहब अब ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि ये हो गए, ये जो लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, अगर किसी ने एक वक्त में, मैं अब जाहिर सी बात है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, मैं उनके ना जेनरिक नेम्स आई कैन नॉट मेंशन, तो ओवरऑल जो मेन एंटीबायोटिक्स हैं जो इस वक्त आपके भी जहन में आ रही होंगी और मेरे भी जहन में इक्वली आ रही हैं, तो वो जब एंटीबायोटिक आप खाते रहते तो क्या एंटीबायोटिक की जो फैमिली है या एंटीबायोटिक का जो एक होता है ना थर्ड जनरेशन एंड ऑल दैट, वो आपको चेंज करना चाहिए, या आप एक ही, बहुत सारे होते हैं ना कि हम तो एक ही खाते हैं, वही हम खाते हैं उससे ठीक हो जाते हैं, तो ये ठीक है, उससे साइड इफ़ेक्ट होता है? जी बिल्कुल। इसमें सबसे ज़रूरी तो ये है कि पेशेंट की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। सही, कि अगर वो उसको एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा उससे, हाँ, या फिर आपका रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, सेम एंटीबायोटिक आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो फिर इस सूरत में आपको एंटीबायोटिक चेंज करना पड़ेगी। आपको मतलब उससे दूसरी जनरेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर चुके हैं एंटीबायोटिक, तो सेकंड या थर्ड आपके पास ऑप्शन होता है, फिर आप वो यूज़ करवा सकते हैं, वो यूज़ करवा सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको किसी ना किसी एंटीबायोटिक से कोई ना कोई रिएक्शन होता है कि भाई ठीक है, इससे हमारा दिल घबरा रहा है, ये वाली एंटीबायोटिक हमें सूट नहीं करती, इस एंटीबायोटिक से हमें मैदे में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या हमें ये हज़म करने में प्रॉब्लम करती है, या हमारे पैल्पिटेशन हो जाता है, या हमें कोई और प्रॉब्लम हो जाता है। आप ज़रा इस बारे में बताएं कि ये क्या कंडीशन होती है जब लोगों को एंटीबायोटिक सूट नहीं कर रही होती? बिल्कुल, देखिए ना, अब इसके लिए अब एक एडवांस टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिसीशन मेडिसिन, राइट, है ना, जिसमें एक पर्सन है, उसकी जो है जेनेटिक, उसका इन्वायरमेंट और उसकी जो है हैबिचुअल, कि वो क्या, उसकी जो है डाइट कैसी है, वो कैसे किस इन्वायरमेंट में रहता है, तो इन 3-4 फैक्टर्स को देखते हुए ना, अब जैसे कोई पर्सन है उसको फिर इंडिविजुअली वही मेडिसिन दी जाती है जो उसको एग्जैक्टली टारगेटेड सूट करेगी। सही, उसकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंगली, उसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली, जेनेटिक, हाँ, पूरा उसका जो है पैटर्न देखा जाता है कि अगर उसकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री आ रही है कि उसके मुताबिक फिर वो मेडिसिन उसको सूट नहीं कर रही है। और फिर हर इंसान की जो है हैबिचुअल जो है डिफरेंट होती है, उसकी जो है फूड का इंटेक, जो है हैबिट्स डिफरेंट होती हैं सबकी, एक डाइट प्रैक्टिस डिफरेंट होती है। हाँ। तो अब जब हम प्रिसीजन मेडिसिन की बात करते हैं ना, तो उसमें ये है कि अगर कोई मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही है, हाँ, तो फिर वो मेडिसिन आपको आगे जाकर नहीं दी जाएगी। आपको सिर्फ वही मेडिसिन दी जाएगी जो आपके जेनेटिकली वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी। सही है ना, तो इससे क्या होगा कि फिर आपको जो है उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, और फिर वो जो है बहुत जल्दी आपको वाली मेडिसिन
असर करेगी। डॉक्टर सदफ, आप इस बारे में मज़ीद क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? इसके लिए ये है कि जैसे आपने ये शो जैसे किया है कंडक्ट, ताकि अवेयरनेस हो पब्लिक में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन अच्छी रखें, ताकि आपको बार बार एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक, क्योंकि आपका इम्यूनिटी वीक होगी एंटीबायोटिक बार बार यूज़ करने से, और इस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि आपको एंटीबायोटिक बार बार ना लेनी पड़े। चलिए जी, अपनी डाइट अच्छी रखें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो है ना वो आप जब ये एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं या आप एंटीबायोटिक जो हैं वो आप खा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इन बातों का ख्याल रखें कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक सूट करती है। और हिस्ट्री, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो वो ये बताएं कितनी इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री? तकरीबन आपकी डायग्नोसिस जो है डिपेंड करती है पेशेंट की हिस्ट्री पे। अगर हम हिस्ट्री नहीं लेंगे तो डायग्नोसिस हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे पेशेंट की। और आप बगैर हिस्ट्री के अगर हम एंटीबायोटिक लिख देते हैं, खुदा न खास्ता वो एलर्जिक हो उस एंटीबायोटिक से, तो बहुत सीरियस इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स जो है मोस्टली एमॉक्सिल से एलर्जी होती है उन्हें। तो इसलिए आपकी हिस्ट्री जो है पेशेंट से लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन चीज़ों से बचा जा सके, एलर्जिक रिएक्शन से। किस तरह के लोग आपके पास ज़्यादातर कंप्लेन लेके आते हैं कि भाई हमें एंटीबायोटिक से ये प्रॉब्लम होती है? किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? कौन सी एंटीबायोटिक का नाम तो हम नहीं मेंशन करें, बट क्या शिकायत लेके आते हैं कि हमें एलर्जी है, स्किन रिएक्शन हो गया है, मीदे में दर्द हो रहा है, हमारा पेट ख़राब हो गया है, या ये एंटीबायोटिक खा के वी आर फीलिंग वर्टिगो, हमें नोजिया हो रहा है, हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सब एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो क्या कंप्लेन कॉमन है? देखिए, इसमें मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है, और इसके साथ उन्हें मल्टीपल जैसे डिजीज़ है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो वो ऑलरेडी इतनी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो एंटीबायोटिक भी यूज़ कर लें तो उनसे बहुत ज़्यादा उनकी जो है स्टमक डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इसलिए हम उनको मोस्टली अवॉइड करते हैं कि उनमें एंटीबायोटिक ज़्यादा ना दें, बजाय इसके कि हम उनको जो है जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करें। जैसे उनको रूट कैनाल की ज़रूरत है या जो भी है एक्सट्रैक्शन, दैट्स तो हम उसकी तरफ जाएं बजाय हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने के। सही, तो रूट कैनाल की तरफ जो है वो डॉक्टर सदफ कह रही हैं कि वो रूट कैनाल जो है वो करना प्रेफर करती हैं रेदर दैन एंटीबायोटिक। व्हाट डू यू से ऑन दैट कि अभी जिस तरीके से हमने ओवरऑल बात की, वाकई एंटीबायोटिक हार्मफुल हैं? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक्स जैसे कि अभी हमने सबने वही जिक्र किया है कि एंटीबायोटिक्स को जो है ना हम बहुत ज़्यादा यूजेज कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे, जैसे कि आपके पास जो है आपका जो है इंटेस्टाइन की जो है प्रॉब्लम हो रही होती है, मैदे की जो है प्रॉब्लम हो रही है, और फिर और भी बहुत सारे आपको इसके जो है साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, जो पे आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक, इवन के जो है लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इस तरीके के भी जो इश्यूज़ हो जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा एक ही एंटीबायोटिक्स को, फिर मुसलसल उसको कि अगर बहुत से लोग जैसे जो है उस चीज़ के जो है समझ लें कि अपोजिट भी होते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने 3 डेज़ के लिए कोई मेडिसिन दी है तो वो 3 डेज़ से ज़्यादा 5 डेज़ तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 डेज़ तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग जैसे कम इस्तेमाल उन्होंने की, और फिर उसमें वो फिर उन एंटीबायोटिक्स को उन्होंने उठाकर फ्रिज में रख दिया, और फिर जब दोबारा फिर वही वाली कैफियत हुई, फिर वो दोबारा से उन्होंने वही एंटीबायोटिक्स बिना किसी चेकअप के, डायग्नोसिस के, प्रिस्क्रिप्शन के वही दवाएं इस्तेमाल करनी जो है शुरू कर दी। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है आगे जाकर जो है ख़तरनाक साबित होती है। इसके लिए सबसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसके लिए जो है ना आजकल हम लोग जैसे जो है प्रीबायोटिक्स का और फिर प्रोबायोटिक्स का जो इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी डाइट है ना, जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि जो आपकी हेल्दी डाइट है, जैसे योगर्ट हो गया, और फिर इस तरीके के ऐसे जो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो आपके अंदर आपके गट सेल्स को इनहेल करते हैं, है ना, जो आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उसको मज़ीद बूस्टअप करके आपके इम्यून सिस्टम को भी जो है वो पे इन्हांस कर रहे होते हैं। ठीक ना, तो आप जो है डाइट के ज़रिए अपनी जो है सेहत को अच्छी रखने की जो है कोशिश करें, ताकि ये जो एंटीबायोटिक्स है वो आप उस तरफ जाए ना। और अगर जो है आपको अल्टीमेटली आपको जो है एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है तो वो प्रॉपर जो है डायग्नोसिस जो है पहले करें, और फिर डॉक्टर के पास जाएं, जो उन्होंने जो आपको प्रिस्क्राइब टाइम और जो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी बताइए।
वाली एंटीबायोटिक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है, तो आपको वो सुबह दोपहर शाम ही बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल करनी सही है। कह रही है कि सुबह दोपहर शाम जिस तरीके से डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, अगर आप उस तरीके से एंटीबायोटिक और खा रहे self हैं तो medication डेफिनेटली बिल्कुल ना हाँ, करें। और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो अगर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आपको फ़ायदा होगा। अब वो जो उसके एडवर्स रिएक्शन होते हैं या एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो फिर लॉन्ग टर्म होते हैं, उसके लिए फिर दूसरी एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं अगर आपको दूसरी एंटीबायोटिक से प्रॉब्लम होती है। तो ये एक तरह का साइकिल होता है जो कि चलता रहता है, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आप जब भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो उसको प्रॉपर खाएं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ हमारे शो पर मौजूद थी। शो में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जी हाँ, जिससे आपको, मुझे, हम सबको परेशानी है, लेकिन क्या परेशानी है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए होती है कि इसमें अवाम जो है सहूलत से सफ़र करें, सहूलत के साथ अपने घर जाएं, सहूलत से आ जाएं। जो हमारी बसेज़ हैं उनका भी हाल अब आप जानते हैं, लेकिन कुछ बेहतरी आई है जब से दीगर बसेज़ चली हैं, ग्रीन लाइन एंड ऑल। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो चिकची रिक्शा पर ट्रैवल करते हैं या प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, जो सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन, वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये होता है कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका हाल क्या है और जो हमारे लोग हैं उनका एटीट्यूड क्या है। तो डॉक्टर सदफ तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो एक्ट्रेस मौजूद हैं जिनका नाम है अरिफातुल उरूजा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अरिफा, आपसे ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो एक्ट्रेस और मॉडल्स होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा काम होता है कि दिन में 2-2, 3-3 शूट्स हैं, और अगर इन्होंने तो कोई गाड़ी की हुई है या ये कोई जो है ना टैक्सी सर्विस या इस तरह की कोई ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो भी इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। कैसा एक्सपीरियंस है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और क्या क्या होता है ये ज़रा बताएं आप, क्या क्या झेलना पड़ता है आपको? बहुत बुरा हाल है। हाँ। अगर मैं कहूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो अभी रिसेंटली जो चिंची ऑटोज़ वगैरह बंद हुए हैं तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है लोगों पे। जो लड़कियां चिंची ऑटो से जो वो स्टूडेंट्स हैं और ऑफिस में काम करने वाले वर्किंग वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इशू है इसका ना। कि खड़े हो जाते हैं वो बस के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है उसके लिए खड़े रहते हैं घंटे घंटे तक, और जब वो आती है तो वो इतनी फुल होती है क्योंकि उसमें सीट्स बहुत कम अवेलेबल हैं। हाँ। तो सीट्स अगर ज़्यादा हों तो बंदा आराम से बैठ सकता है। अब इतना लंबा ट्रैवल करो 1 आवर का, हाँ। और वो भी खड़े होकर करें, तो आप सोचें क्या हाल है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बताएं डॉक्टर साहबा, क्या मतलब गुजरती है जब आपकी जो आपने कहा कि आपका पिक एंड ड्रॉप है, बट जिस दिन ना हो और आपको रैंडम भी कहीं वैसे ही शॉपिंग करने के लिए जाना हो, तो क्या होता है फिर? कितना गुस्सा आ रहा होता है आपको? क्या क्या मसाइल आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं? मैं भी बताती हूँ क्या क्या मसाइल होते हैं, लेकिन पहले इन लोगों से ज़रा पूछ लूँ क्या क्या मसाइल होते हैं। बिल्कुल देखिए मैं अच्छा, मेरा इत्तेफाक से उसमें बैठने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ है कभी, लेकिन वो उनकी वजह से रोड पर अक्सर औकात जो है एक्सीडेंट्स या फिर डिस्टर्बेंस, क्योंकि देखिए ये हमारे जो है ना पब्लिक में, इसमें स्पेशली जो है चिंची या फिर उस तरीके की जो है उसकी बात नहीं करें, जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए जो है ना, मैं कहती हूँ कि एक जो है एक दायराकार और उनकी जो है ट्रेनिंग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोड पर उनको आइडिया नहीं होता कि वो किस तरीके से जो है रोड पर अपनी बस है, चाहे वो पब्लिक बस जो है बसेस हैं, चिंची हैं, रिक्शा हैं, वो किस तरीके से रोड पर जो है चला रहे होते हैं। तो जो लोग बाकी जो लोग होते हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होता है, और फिर उनके लिए फिर उसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो तमाम मुसाफिर होते हैं, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होता है। तो एक वो ख़तरनाक सी कैफियत अक्सर औकात मैंने जो है रोड्स पर देखी है इन सब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की वजह से। लेकिन इसमें क्या है कि उनकी जो है ना ट्रेनिंग बहुत, और फिर उनकी जो है सबसे ये देखें कि उनकी कानून पर जो एक अमलदारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, इसका जो हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको ऑनलाइन घर से नहीं मिली ट्रांसपोर्ट, नहीं मिली गाड़ी, या जिस चीज़ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, तो सबसे पहले तो आप तैयार होते हैं, और अब आपने कहीं बाहर जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, किसी शूट पे जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो सबसे पहले तो आप कहते हैं कि जिस हुलिये में मैं हूँ, या मैंने मेकअप किया हुआ है, या मैंने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई है, या मैंने अपने बाल जो हैं वो मेरे बाल ब्लो ड्राई हुए हुए हैं और कर्ल्स हुए हुए हैं एंड ऑल दैट, तो आप सोचते हैं कि पहले तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो मुझे तंग करेगा, मेरे बाल उड़ेंगे एंड ऑल दैट। ये तो हो गई वो बातें जो आपकी सराउंडिंग में आपके दिमाग में चल रही होती हैं। फिर आप कहते हैं कि इतनी दूर गुजर के मैं इस हुलिये में
रक्षा लेने के लिए या मैं बस में तो ऑब्वियसली आप जाएंगे नहीं क्योंकि आप तो किसी इवेंट पे जा रहे हैं, या मैं कोई गाड़ी लेने के लिए इतनी दूर में, जितनी दूर तक मैं वहाँ जाऊंगी या जाऊंगा तो मेरा तो भाई क्या हशर हो जाएगा। और स्पेशली लड़कियाँ कि वो किस तरीके से वहाँ तक जाती हैं, फिर वो जो गली वाले मोहल्ले वाले जो भाई हजरात होते हैं वो आपको वो कोने तक भी ड्रॉप करके आ जाते हैं और वो फिर आपको ऐसे खड़े होकर देख रहे होते हैं, वो मतलब बस ये बाकी रह जाता है कि आपका इंटरव्यू ले लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो ये जो सिलसिला शुरू होता है ना, ये शुरू होता है उन लोगों के लिए है ये जो कि रक्षा या कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टॉप से जाके करते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, फिर बहुत सारे रक्षे वाले भाई आ रहे होते हैं, फिर बहुत सारे हमारे जो बाइक वाले भाई होते हैं ना वो पता नहीं क्या पूछने के लिए रुक रहे होते हैं, एड्रेस उनका खो जाता है या क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक खातून को जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरी कर रही है, पिक कर रही है, स्टॉप तक जा रही है, उसके इतने मसले। सो इमेजिन करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से ही जो टेंशन घर से शुरू होती है तो वो किसी इवेंट तक पहुंचने तक, फिर इवेंट से वापस आने तक कि जी ये एक टेंशन है। मतलब कराची में ये एक है, ये एक टेंशन है, ये ज़हनी टॉर्चर है। अच्छा, अगर आपको ऑनलाइन मिल गई ये गाड़ी तो तब भी आपको ये टॉर्चर रहता है कि जो गाड़ी में अब आप अकेले जा रहे हैं तो जो गाड़ी में आपके साथ जो आपने की है, कोई भी टैक्सी है, कोई भी चीज़ आपने की है, कोई प्राइवेट कार की है, कुछ भी किया है, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम है कि वहाँ भी आप अगर किसी फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो भी वो भाई जो हैं वो सुनेंगे, वो अपना फीडबैक भी दे देंगे, फिर वो आपसे मुसलसल उनकी कोशिश होगी ये पूछ लें जी आप कहाँ जा रहे हैं, खाला के जा रहे हैं, दादी के जा रहे हैं, नानी के जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, किसी की सालगिरह में जा रहे हैं। सो ये फैक्ट्स हैं। आप लोगों ने फेस किए कभी इस तरह के कोई इंसिडेंट हुए आप लोगों के साथ कि भाई क्या मसला है आपका, आप चुप करें, मैं अपना काम कर रही हूँ, या आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें? ये आपने ये वाली जो मतलब अनवांटेड हेल्प कभी फील की है कहीं? नहीं, मैंने नहीं की क्योंकि मैं अक्सर ट्रैवल जो है अपने भाई के साथ करती हूँ। अच्छा, शूट्स हो तो ये बहुत अच्छा रहता है कि भाई के साथ। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस पूरे सिनेरियो से गुजरती हैं। अच्छा, ये नहीं है कि आप जो है वो रेडी हुए हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आप परेशान हाल हैं, धूप में खड़े हुए हैं, आप बस ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, बस में जाना चाहते हैं, या आप रक्षा टैक्सी जिसमें भी आप सफ़र करना चाहते हैं, तब भी जो भाई है ना वो अनवांटेड हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उनको पता है कि भाई ये कॉलेज ड्रेस में, उन्हें पता है कि बेचारी पत्नी कितनी थकी हुई है, ना तंग करें, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ पूरा जरूर करते हैं। हमारे यहाँ तो एक बिल्कुल ये एक समझ लें मैंडेटरी सी चीज़ है, एक लाजमी है कि अगर जैसे स्कूल कॉलेज की बच्चियाँ हैं, कॉलेज के बाहर ये समझ लें एक जहनी टॉर्चर कह लें या फिर इसको हरासमेंट कह लें, है ना। ये चीज़ तो बिल्कुल हम जो है तमाम फीमेल जो बाहर निकलती हैं, वो चाहे अपनी एजुकेशन के लिए निकल रही हो, जॉब के लिए निकल रही हो, शॉपिंग के लिए निकल रही हो, किसी भी जो है पर्पस के लिए निकल रही हो, उनको कहीं ना कहीं इस पूरे जो है सिनेरियो में अपने घर से लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक और फिर वहाँ से लेकर घर तक, इसमें कहीं ना कहीं पे ये फैक्टर तो फेस जो है करना पड़ता है। और फिर जो हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना, जो बसों का हाल है, जो दूसरी बसें हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीन लाइन एंड ऑल दैट, उसका भी एक जो है ना बड़ा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि आप वो जाएं एक सर्टेन काइंड ऑफ स्टॉप से। ऐसी है ना भाई, एक सर्टेन काइंड ऑफ स्टॉप पर आप जाएं, फिर वहाँ से आप बैठेंगे और फिर आप उस पॉइंट पर उतरेंगे। सो यू नो, कराची की ट्रांसपोर्ट और कराची में ट्रैवल और चिंची रक्षों का बंद हो जाना, उससे आम आवाम के ऊपर कितना असर पड़ा है ये जानेंगे और इस हवाले से करेंगे बातें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बसों की बात हो रही है और जब आपके जहन में बस आती है ना, और वो भी कराची की बस, तो आपके जहन में कराची की बस से ऐसा नहीं होता कि आपके जहन में इस तरह का ख्याल आएगा कि भाई आप इस तरफ बैठे हैं, यहाँ से ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, बस चल रही है और चलते जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता, कहीं से कोई हवा का झोंका नहीं आता। आपस में लोग लड़ रहे होते हैं, ख़वातीन भी आपस में लड़ जाती हैं अगर शदीद गर्मी और आप बस में ट्रैवल कर रहे हो। एक तो ये प्रॉब्लम, फिर वो जेब कतरे, और ख़वातीन में भी ऐसा होता है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई, कुछ किसी ने पर्स निकाल लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। इस ज़हनी अज़ियत से बचने के लिए बहुत सारे लोग रक्षा कर लेते हैं, या फिर वो सुकून से घर पहुंच जाएंगे। चिंची रक्षे, अब जो चिंची रक्षे बंद हुए हैं, इससे बाकी ख़वातीन काफ़ी परेशान है, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। आसानी थी चिंची रक्षों से? यकीनन होगी, क्योंकि देखिए ना अभी जैसे कि जो हमारी बसेस का हाल है, हाँ। एक तो उसमें जब मैं जो है स्पेशली जो है मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि हम जब उसमें बैठते हैं, जब ख़वातीन बैठती हैं, एक तो उसमें रश बहुत होता है, हाँ। और फिर ये कि उसमें जो है कोई भी आपका सेल फोन है, वॉलेट है, वो किसी भी टाइम स्नैच हो सकता है, और फिर उसमें भी आपको जो है हरासमेंट के 100% चांसेस वो हैं चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें वो होते हैं कि जो आपको सिर्फ
बैठे हुए घूर रहे हैं या अजीब चिंची से रक्शे तरीके में। से, नहीं मैं जो है बसेस की बात कर बसेस रही की, हूँ। हाँ, तो सही। उसमें जो है जब हम चिंची जो है जब ये स्टार्ट हुआ था उसमें ये कि जो है ख़वातीन ऐसा चाहिए कि थोड़ा बहुत तो अपने आप को फील सेफ करती होंगी अगर हम Comparatively बस। सही। एग्जैक्टली हाँ सही ना। तो उसमें ये है कि जो है और फिर ये कि उसमें आप अगर वो 6 सीटर होती है ना, हाँ। वो 6 सीटर, अच्छा, तो सही। उसमें ये कि जो है तमाम जो है ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो वो एक थोड़ा सा सेफ इन्वायरमेंट होता है निस्बतन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि वहाँ पर तो जो हमारे पास लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है ना, हाँ। उसमें भी सब मेल होते हैं, मेल मेल होते घुस जाते हैं सही, अंदर बिल्कुल, ना, आपके हाँ। पास सब मेल आ गए और वो आपके पास आपके सर के ऊपर खड़े हुए हैं, है ना। अगर आप हाल देखें और वो फुल बिल्कुल लोडेड है, आपको उसमें सांस लेने की भी जो है वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और फिर वो जिस अच्छा, ये तरीके वैसे से एक बात है, हेल्थ के लिए कितना नुकसान एग्जैक्टली है। मैं यही बोल रही थी कि वो जिस तरीके से वो लोग ड्राइव करते हैं, स्पेशली जैसे अगर मैं जो है फीमेल की बात करूँ, उसमें से किसी की ऑपरेशन हुआ हुआ है, किसी की जो है सर्जरी हुई हुई है, तो ये जो इनकी वो अंधाधुंध ट्रैफिक होता है ना, एक जो से रेस लगाने का इनका जो मरहला होता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और फिर जैसे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं या कोई इस तरीके के आपके पास ऐसी कोई चीज़ आ रही है जिसमें आपको स्पेशली ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से उसमें उनको जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये और फिर वहाँ पर जब आपकी एक बहुत सारे लोग को मैंने ये भी सुना है न्यूज़ में कि ड्यू टू सफोकेशन दम घुट गया उनका या बेहोश हो गए, तो ये वाली कंडीशन भी होती है। बस हाँ इसमें। बिल्कुल, ये भी बहुत स्टैंडिंग सारा, लोकेशन हाँ। ज़्यादा होती है ना, फुल बिल्कुल। होती है और फिर बिल्कुल आपके गेट ऊपर के सर पे ऊपर खड़े होते हैं जब लोग। लोग खड़े हुए हैं जी। तो आपको कैसे जो है सांस आएगी। अरिफा, आपने ज़ाहिर है अब तो चले आप अपने भाई के साथ ट्रैवल करती हैं, जाती आती है, बट बस में सफ़र किया है, क्या सफ़र होता है, कितनी मुश्किल होती है? सम टाइम किया है पहले, कितनी मुश्किल होती है, क्या प्रॉब्लम बहुत मुश्किल होती है। इवन कि वो चाहते हैं कि गेट है ना हाँ। बस का, वहाँ तक लोग खड़े होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेडीज, मैं जेंट्स की बात नहीं करी, लेडीज भी खड़ी बिल्कुल अच्छा। स्टेप पे खड़ी होती हैं, डोर स्टेप पे, कि बस अब झटका लगे और डोर गिरे। स्टेप पे लेडीज भी खड़ी जी होती जी हैं? जी जी बस के? बस के, क्योंकि बसेस की क्योंकि जो है seats तादाद बहुत कम कम है, है। बस और फिर वो बहुत लेट आती है ना। और फिर अगर आपकी टाइमिंग जो है ऑफिस पहुंचने की, अपने कॉलेज पहुंचने की 9 बजे की है, तो आपको 9 बजे आपको वहाँ पर लेकिन पहुंचना है, ये देखें, कैसे चलिए आप ठीक है, manage हमने ये करोगे? तो ज़रूर सुना है और देखा भी है कि बस के अंदर बड़ा रश होता है, लेकिन अभी बीच में इसके ऊपर इन्होंने जो है वो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए Instruction बात हुई भी की थी, इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि कोई खातून जो है वो इस तरह से डोर स्टेप पर नहीं खड़ी होगी। इस हवाले से बहुत सारी जो है वो बातें भी की गई थी, सेमिनार्स भी हुए थे। मैंने खुद भी बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अवेयरनेस से रिलेटेड इस तरह की इवेंट्स अटेंड भी किए थे। तो implementation तो नहीं है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है कि इम्प्लीमेंट जो है ना वो नहीं हो नहीं है पाता। पाकिस्तान अब उसमें एक ऐसी लड़की, एक ऐसी खातून जो कि पहली, दूसरी या तीसरी दफ़ा ट्रैवल कर रही है और उसको बस के डोर स्टेप पे जगह मिल रही है, तो उसको तो पहले तो अवेयरनेस नहीं होती कि भाई ये मैं किस कहाँ तरह से इसका manage हैंडल करें। है, किस तरीके से मैं अपने आप को सेव करूँ, या किस तरह जो बाकी ख़वातीन वहाँ होती हैं, यानी उस बस के कंपार्टमेंट के अंदर जो बाकी ख़वातीन होती हैं, उनको भी तो एक दूसरे के साथ हेल्पफुल होना ही चाहिए। या फिर आप देख रहे हैं कि बस में इतना रश है, तो एटलीस्ट आप उस बस को स्किप करके अगली वाली ट्रांसपोर्ट का जो है वो वेट कर ले। ये मैं ख़वातीन से भी हमारे मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चिंची रिक्शे में आप देखते हैं कि जगह नहीं है और वहाँ फिट इन नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ ना बैठें। अगर आपको लगता है कि आप बस का कंपार्टमेंट भरा हुआ है, बेशक आपको कितनी भी जल्दी है, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको डोर स्टेप पे जगह मिल रही, तो एटलीस्ट आप प्लीज़ उस बस को स्किप कर दें और फिर उसके बाद जो है वो आप आगे कोई और ट्रांसपोर्ट जो है वो अरेंज कर लें। बट समहाउ क्या होता है कि यूजुअली सारे ही बड़ी जल्दी में होते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि आपको बहुत अर्जेंट होता है, आपको ऑफिस पहुंचना है। तो मैं ये कहती हूँ ना कि आपको किसी भी चीज़ को बंद करने से पहले, किसी भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो आपकी आवाम की सहूलत के लिए है, उसको पहले आपको बंद करने से पहले उसको फिर आपको उसका जो है एक बेहतर नेमुल बदल देना चाहिए। ठीक है ना। आप अपनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो अच्छी वाली है, जैसे हम पिंक बसेस भी है ना जो फीमेल के लिए होती है, आप उनकी तादाद में इजाफा करें, ऐसी बसेस लेकर आए जिसमें इंसान अच्छे तरीके से जो है सफर कर सके। ये बेहतर है, लेकिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल इश्यूज ऑफ जो एक आम इंसान जो स्टॉप से लेकर रिक्शा और टैक्सी एंड ऑल दैट,
वो इशू फेस करता है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सदफ अरीफा, आप लोग हमारे शो पर आए और आज जो है वो हमने डिस्कशन की कि जी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली ये बसेस हो गई या फिर ये रिक्शा हो गई, ये स्टॉप के ऊपर जो है ख़वातीन को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो शो का टाइम एंड अप हो गया है और आज का शो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी थिएटर।